सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो हम दोबारा हमारा जो सेल चैप्टर था, जो क्लास 9 ऑफ न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सेल की जो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, हॉट स्प्रिंग्स के बारे में, थर्मोफाइल्स के बारे में। उसके बाद हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी, यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा, मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा, यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रोटीन्स, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो हमारे सेल्स का ही अंदर एक कंटेंट होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मींस ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, फैट्स बनाता है जो कि लिपिड की फॉर्म में होते हैं, और हार्मोन्स को सिंथेसाइज करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके अलावा जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है रफ, सेकंड होता है स्मूथ। ईआर यहाँ लिखा है, ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स इससे स्टिक होगा या फिर राइबोसोम अटैच्ड होगा टू ईआर। यहाँ पे होगा नो राइबोसोम अटैच्ड टू ईआर, इसलिए वो स्मूथ है। अब ईआर होता कैसा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का। अब इसके ऊपर जब राइबोसोम इस तरह से लगे हुए होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, रफ ईआर। और अगर इसके ऊपर कोई राइबोसोम ना हो तो वो बिल्कुल प्लेन होंगे, स्मूथ होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ ईआर। नेक्स्ट है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus क्या होता है, स्टैक्स ऑफ फ्लैटन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर एक्ट्स लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस। अब गोल्जी apparatus क्या होता है, वो फ्लैट होते हैं, सैक लाइक होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स का पोस्ट ऑफिस। उसके अलावा गोल्जी apparatus का काम क्या होता है, मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैकेज करना, किसको, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, ताकि वो अलग अलग जो है बॉडी के पार्ट्स में जाके ट्रांसपोर्ट हो पाए, सिक्रीट कर पाए अलग अलग एंजाइम्स को। नेक्स्ट अब आता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर सुसाइडल बैग्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइजोसोम्स का काम क्या है, हमारी बॉडी को या प्लांट सेल को जो है या एनिमल सेल को क्लीन करना, तो इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग या फिर क्लीन अप सिस्टम। सो लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद एंजाइम which can break down unwanted proteins। लाइजोसोम्स क्या करता है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या करता है, अनवांटेड जो नहीं चाहिए वो वाले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर कुछ डैमेज पार्ट ऑफ सेल्स को क्लीन करता जाएगा ताकि वो हेल्दी रहे। The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm। अब जो चीजें तो लाइजोसोम ने रिलीज की वो कहाँ जाएंगी, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में वो क्या होगी, वो फिर से रीयूज हो जाएंगी, उसे फिर से न्यू सेल्स से रिप्लेस करेंगे या फिर रीयूज कर लेंगे, ताकि वो उसे दोबारा वो साइटोप्लाज्म में लाके आगे के फंक्शन के लिए यूज कर पाए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो लाइजोसोम्स है उसने अनवांटेड चीजों को अपने अंदर से सेल से क्लीन अप किया और साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया, बट साइटोप्लाज्म ने उस चीज को सेल से बाहर नहीं निकाला, उसे दोबारा ही रीयूज कर लिया, मे बी पुराने वाले सेल से रिप्लेस करके या फिर किसी भी तरीके से उसे रिसाइकल करके। सो नेक्स्ट आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इजी, हमने क्लासेस में भी हमने किया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कुछ इस तरह का, किडनी शेप, स्लाइटली किडनी शेप, जिसके अंदर कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होंगे। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टे। ये जो प्रोजेक्शंस है इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। सो अब अगर हम आगे पढ़ें, इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज या अदर मॉलिक्यूल जो एनर्जी रिलीज कर पाते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। सो माइटोकॉन्ड्रिया अब एनर्जी रिलीज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अब इस प्रोसेस को जब ग्लूकोज और अलग अलग मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते क्या है,
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज होती है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सो इन विच फॉर्म द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आंसर क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट कोल्ड क्लोरो, पहली बात तो प्लास्टिड्स जो है, प्लास्टिड्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करेगा, ग्रीन पिगमेंट देगा, उसके अलावा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सो यहाँ पे भी यही लिखा है, क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट अब्सॉर्ब द सनलाइट, सनलाइट अब्सॉर्ब करेगा, ऊपर से वो डबल मेम्ब्रेन होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट यही था कि वो ग्रीन पिगमेंट देगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके अलावा इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट उसमें क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा दीज आर द, ये जो गैप्स है दीज आर द सेमी फ्लूइड दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। उसके अलावा ये जो आपको डिस्क दिखाई दे रही है, ये क्या है, क्लोरोफिल्स है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। उसके बाद शुगर जो सिंथेसाइज इन द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्टोमा। अब इस प्रोसेस में जो शुगर बनी, जो एनर्जी बनी, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, स्ट्रोमा में। सो अब प्लास्टिड तो बेसिकली होते हैं 3 तरह के। 3 तरह में एक तो हमने पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, ग्रीन पिगमेंट देगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो शुगर बनी, जो एनर्जी बनी, वो कहाँ जाके स्टोर होगी, स्ट्रोमा में। इसमें बस इतना ही है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो 2 तरह की, नेक्स्ट 3 टाइप्स में से एक टाइप तो मैंने बता दिया आपको, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स जो कलर पिगमेंट दे। जो क्लोरोप्लास्ट था वो तो सिर्फ, जो क्लोरो था वो तो सिर्फ ग्रीन कलर दे रहा था। क्रोमो क्या देगा, ग्रीन के अलावा कलर्स, रेड देगा, येलो देगा, वेरियस कलर, जो भी आप कलर है दो वो कलर्स देगा। और इससे क्या, इन कलर से क्या होगा, प्लांट जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, कलरलेस, जिसमें कोई कलर ही ना हो, जो पिगमेंट कोई कलर ही ना दे, उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो में ग्रीन पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, शुगर जो है स्टोमा में जाके स्टोर हो जाएगी। क्रोमो में क्या होगा, ग्रीन के अलावा रेड, येलो या अदर कलर्स होंगे जो कि प्लांट को अट्रैक्टिव बनाएंगे। ल्यूको में क्या होगा, पिगमेंट होगा बट कलरलेस होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक अब आ रहा है वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या होता है, देयर आर यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय द सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था एनिमल सेल में कुछ कुछ यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो साइड्स में वैक्यूल्स होंगे, और अगर हमने बात की प्लांट सेल की तो बिल्कुल सेंटर में बहुत बड़ा सा वैक्यूल होगा, जिस वजह से न्यूक्लियस साइड पे हो जाएगा। सो द वैक्यूल इज फिल्ड विद हेवी वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। अब वैक्यूल जब खाली ही होगा, उसमें एक लिक्विड होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल सैप। द वैक्यूल स्टोर वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल क्या करता है, स्टोर वाटर को स्टोर करेगा, मिनरल को स्टोर करेगा, शुगर को स्टोर करेगा और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा। So by storing large amount of water, the vacuole help maintain pressure inside the cell, which keeps the plant cell firm. अब वैक्यूल के अंदर ये सब चीजें होंगी तो उससे क्या होगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट सेल अपनी जो है एक शेप में रहेगा। So when plant does not get enough water, the vacuole, अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट को इनफ पानी नहीं मिलता, ड्रॉट हो गया या पानी की कमी हो गई, कुछ भी होगा, किसी भी रीजन से अगर प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिला तो वैक्यूल क्या करेगा, वो वाटर रिलीज करेगा। वो एक इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है जब प्लांट को, तो वो वैक्यूल क्या करता है, इमरजेंसी में वाटर रिलीज करेगा ताकि प्लांट अपनी पानी की जो कमी है उसे पूरा कर पाए। सो इन एनिमल वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट, ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज वैक्यूल, दे हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मिनरल। एनिमल में मैंने आपको बताया कुछ कुछ वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर होंगे बट, तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे ही मिनरल्स या चीजें अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। अब हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, सेल्स बढ़ेंगे कैसे, एक ही सेल तो है नहीं हमारी बॉडी में, एक सेल से दूसरा सेल बनेगा कैसे। कैसे बनेगा, 2 तरह से बनेगा, माइटोसिस से और मियोसिस से, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कहाँ में होंगे, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में होंगे। सेल डिवीजन की एक डेफिनेशन देख रहे हैं, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।
प्री एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले वाले सेल्स है उन्हीं से न्यू जो है सेल्स बनेंगे। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर सकता है, सेल ग्रो कर सकता है, सेल को डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाएगा। अगर हमें चोट लग रही है तो वहां पे सेल्स डिवाइड होगी, वो चोट को भर देगा, घाव भर देगा। सो किसी भी तरह की रिपेयर कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। Some cells such as skin cell divide continuously to replace cells that are lost regularly। उसके बाद है दो तरह के माइटोसिस एंड मियोसिस। मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड सेक्सुअल। अब जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की जरूरत हो, तो सिंगल पेरेंट की जरूरत में क्या होता है, माइटोसिस होगा। उसके अलावा माइटोसिस कहाँ होगा, ग्रोथ, जब किसी चीज की ग्रोथ करनी हो या फिर रिपेयर करना हो, फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्लॉट। उसके अलावा मियोसिस कहाँ होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन जब मेल एंड फीमेल दोनों की फ्यूजन करवा के न्यू जनरेशन बनानी हो, तब मियोसिस होगा। अब पहले अगेन माइटोसिस देख लें। माइटोसिस मैंने जैसे आपको अभी बताया कहाँ मेजरली यूज होगी, एसेक्सुअल में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था बाइनरी फिशन, मैंने बताया था बाइनरी फिशन में देखा जाए तो एक तरह की माइटोसिस ही है। सो माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम। अब देखो ये है पेरेंट सेल, इसने जो है आगे जाके दो जो है डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो डॉटर सेल्स है, इनकी शक्ल, इनकी जीन्स, इनकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम टू सेम किसकी जैसी होगी, पेरेंट की तरह, एग्जैक्टली सेम। सो ये क्या हो गया, माइटोसिस। हालांकि माइटोसिस और मियोसिस में आगे बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जो आपके अभी इस चैप्टर में नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में प्रॉपर डिटेल्ड स्टेज वाइज आपको ये टॉपिक करवाए जाएंगे। तो अभी के लिए आपकी बुक में, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो हम इतना ही करेंगे कि माइटोसिस एक्चुअली होता क्या है, डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स जो एग्जैक्टली अपने पेरेंट सेल की तरह आइडेंटिकल होंगे। और उसके अलावा एक चीज और कि नंबर ऑफ सेल जो क्रोमोसोम्स है वो सेम होंगे। ओके, सो अब अच्छा हाँ, अब अगर माइटोसिस में मान लो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी, जहां आपको दो दो चाहिए वहां चार चार होने लगी, 10 10 होने लगी, अगर ऐसा कुछ अनकंट्रोल्ड हो गया तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, ट्यूमर बन जाएंगे या फिर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी आके 46 में ये डिवाइड होने चाहिए, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गए या कम हो गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट है meiosis. This is also important कि only in the cells of reproductive organs means जहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, एनिमल्स में होगी नेचुरली। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अब हमारे पेरेंट्स और हमारी शक्ल एग्जैक्ट सेम नहीं है। हालांकि हमारी जो आईज का कलर या हेयर्स का कलर, ये सब चीजें रिलेट कर पाएंगी, सिमिलर होंगी बट सेम नहीं होंगी। सो प्लांट्स में जो है, एनिमल्स में जो है वो सेम किस तरह, सेम तो नहीं होंगी बट स्टिल सिमिलर होंगी बट सेम नहीं होंगी। प्लांट में है कई बार क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह हो जाती है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम हालांकि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट रोज को पिंक रोज के साथ कर देंगे, व्हाइट रोज को रेड रोज के साथ कर देंगे तो वो क्या बना देगा, पिंक रोज बना देगा, हालांकि ये भी हो रही है। सो अगर मियोसिस को अब हम डिटेल में पढ़ें, इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस। पेरेंट सेल दो बार डिवाइड होगा। फर्स्ट को हम नाम दे देंगे मियोसिस 1 और इसको हम इस स्टेज को, ये जो है इस स्टेज को हम नाम दे देंगे मियोसिस 2। पहली स्टेज में क्या होगा, पेरेंट जो है दो में डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 40 ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, बट टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 46 पेयर होंगे। तो पहले तो डिवाइड हो जाएंगे 23 में। ओके, उसके बाद ये क्या करेंगे, आगे 4 डॉटर सेल्स देंगे। और 4 डॉटर सेल्स में दिया तो यहाँ ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23। कितना समझ आया? दो बार मियोसिस स्टेजेस देखी जाएंगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होगा, 46 अगर क्रोमोसोम है तो 23 में डिवाइड होंगे, लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा, चारों जो डॉटर सेल्स हैं उनको इक्वली जीन्स या इक्वली क्रोमोसोम्स मिलेंगे। In meiosis, the parent cell divide twice, one after the another to form 4 daughter cells. 4 daughter cells बनाएगा।
2 बार डिवीजन होगी। फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा, सेल 2 में डिवाइड होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ, जैसे कि मैंने बोला 46, 23, 23 में हाफ हो गया। द सेकेंड डॉटर सेल इज सिमिलर टू माइटोसिस विच ईच, अब ये जो डिवीजन है ये हालांकि लिखा हमने मियोसिस 2 है, बट देखा जाए अगर आप ध्यान से देखो तो है तो ये सेम टू सेम माइटोसिस की तरह, जिससे यहाँ पे माइटोसिस हुई थी, 2 इक्वल में आइडेंटिकल की तरह हो गए थे डिवाइड, तो यहाँ पे भी वही चीज हुई। The second division is similar to mitosis where each daughter cell divided into 2, thus forming 4 daughter cells with the number of chromosomes 23 यहाँ थे तो 23 यहाँ पे भी आ गए। As a result, each gamete has half the number of DNA compared to the parent cell. During the fertilization, when gamete form two individual combined, the original chromosome number is restored. अब जब आगे जाके फ्यूजन वगैरह होगी तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 23 एक हमें फादर से मिल गए 23, एक हमें मदर से मिल गए 23 और बेबी का क्या हो गया 46 क्रोमोसोम बन गए, तो फिर से ये जो है रिस्टोर हो गया, फिनिश। तो ये क्या है माइटोसिस। अब मियोसिस, अब मियोसिस में भी बहुत सारी स्टेजेस हैं और ये अगेन ये सारी स्टेजेस जो है आपको डिटेल में हाई क्लासेस में होगा, तो अभी के लिए आपके चैप्टर में बस इतना ही है। अब अगर इसमें एरर होने लग जाए तो क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कुछ जो बेबीज है जो पैदा होते हैं तो उनके कुछ लिम्स नहीं होते, हाथ पैर में प्रॉब्लम होती है, हेड इतना बड़ा होता है, ये सब क्यों होता है, जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, मेंटली डिसेबिलिटी हो जाए या मेंटली रिटार्डेड हो जाए, तो ये सब किस वजह से होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। कई बार अगर जहाँ 46 है 46 की जगह ज्यादा क्रोमोसोम आ गए या कम क्रोमोसोम आ गए तो अलग अलग जो है जेनेटिक डिसेबिलिटीज हो सकती है। फॉल्टी मियोसिस में ऑल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी। अब अगर मियोसिस वगैरह ना हो तो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, अगर बहुत जल्दी अगर किसी को प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो फीटस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो प्रेगनेंसी लॉस उसमें हो जाएगा या फिर फर्टिलिटी ही खत्म हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, प्रेगनेंसी कैरी हो ही नहीं पाएगी। सो नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, तो माइटोसिस मियोसिस यहीं पे खत्म। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड्स टू ग्रो प्लांट एनिमल सेल्स आउटसाइड द बॉडी स्पेशली। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अब हमें पता है कि प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर या वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी वगैरह जिसकी वजह से सर्वाइव कर सकती है, बट साइंटिस्ट ने अब इतना साइंस ने ग्रो कर लिया है कि वो क्या कर सकते हैं कि कुछ जो है सेल्स को वो बॉडी से निकाल के अलग उससे सराउंडिंग देख पाएंगे जो सिमिलर वैसी की वैसी ही होगी, बाहर वैसी की वैसी जैसी बॉडी में है वो वैसा ही सेम टू सेम जो इन्वायरमेंट है वो बाहर क्रिएट कर देंगे और बाहर वो सेल को सर्वाइव करने के लिए छोड़ देंगे, सेम वैसी ही उसे फैसिलिटीज देंगे जैसे कि उसे बॉडी के अंदर मिल रही थी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल कल्चर। सेल कल्चर। Scientists have developed methods to grow plant and animal cell outside the body in special conditions. Special condition means अगर जो उसे सेल को जो फैसिलिटीज और जो चीजें जो है उसे बॉडी के अंदर मिल रही थी वही उसे चीजें बॉडी के बाहर जब साइंटिस्ट ने दी तो उसे क्या बोलेंगे, सेल कल्चर। इन दिस प्रोसेस सेल्स आर टेकन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस्ड इन न्यूट्रिशन रिच मीडियम। न्यूट्रिशन रिच मीडियम मीन्स वही न्यूट्रिशन जो बॉडी के अंदर उसे मिल रहा था वो बाहर उसे देंगे। दैट अलाउज देम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, वो सेल जो है ग्रो भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। उसके अलावा टू कीप द कल्चर सेफ, उस एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए उसे सही टेम्परेचर दिया जाएगा, एसिडिक या एल्कलाइन कंडीशन दी जाएंगी, मॉइस्चर दिया जाएगा। सो सेल कल्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग हाउ सेल्स वर्क। अब सेल कल्चर से हमें पता चल जाता है कि एक सेल एग्जैक्टली ग्रो कैसे कर रहा है, डिवाइड कैसे कर रहा है, उसे क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सेल कल्चर। इन शॉर्ट साइंटिस्ट ने आगे अपनी न्यू डिस्कवरीज या न्यू इंफॉर्मेशन जानने के लिए सेल कल्चर यूज किया। अब लास्ट ऑलमोस्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, दैट इज सेल थ्योरी। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट जो है मैथियस कैल्डियन ने क्या किया, उसने फाइंड किया कि जितने भी प्लांट है वो किससे बने हो, सेल से बने होते हैं, उसने ये फाइंड किया। उसके एक साल बाद जर्मन जूलॉजिस्ट में थियोडर श्वान ने क्या फाइंड किया कि जो एनिमल्स है वो भी सेल से बने होते हैं। सो इन दोनों थ्योरीज को मिला के 1855 में जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चर ने क्या एक सेल थ्योरी बना दी जिसमें उसने यही दोनों चीजों को बाइंड करके एक सेल थ्योरी बनाई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। उसने एक ने बोला था प्लांट बनता है सेल से, एक ने बोला था एनिमल बनता है सेल से, बट इसने रुडोल्फ वर्चर ने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग, वो सब किससे बने होते हैं, वन और मोर सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग। ये हमने सबसे पहले जो किया था कि सेल इज द बेसिक
फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये वही चीज है। उसके अलावा सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमने पहले भी हमने किया कि जो पहले सेल बने होते हैं उसी से आगे आगे जाके न्यू सेल्स बनेंगे, चाहे वो डिवाइड होके बने, चाहे वो किसी भी तरीके से बने, बट वो बनेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल। एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से सेल है उसी की वजह से न्यू सेल्स बनेंगे। सो ये 3 पॉइंट्स है जो सेल थ्योरी के थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। सो नाउ द लास्ट टॉपिक, डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर, क्या सेल हमेशा ही रिप्रोड्यूस करेंगे, हमेशा ही ग्रो करेंगे? सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन कंट्रोल्ड वेज, राइट प्लेस कैरी आउट देयर फंक्शन, इवेंचुअली डाई व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। तो सेल क्या करते हैं, वो ग्रो करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे, जैसे उसका फंक्शन खत्म हुआ वो डाई हो जाएगा सेल। अब जैसे कि हमने बोला था कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराना वाला सेल अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं है। पुराने वाले सेल से न्यू सेल बने तो पुराना वाला जो सेल है वो मर गया, वो खत्म हो गया। तो ये वही लिखा है कि जो सेल्स है वो ग्रो होंगे, डिवाइड होंगे, और जैसे ही उसका फंक्शन हो गया वो डाई इट विल डाई, सो दैट जो न्यू सेल्स है वो उसे रिप्लेस कर पाए। नेक्स्ट है डेड सेल्स आर रिप्लेस बाय न्यू सेल, वही चीज कि जो डेड सेल है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, न्यू सेल से, दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन, जो सेम ही काम करेंगे। तो अगर एक सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसने क्या किया, उसने न्यू सेल बनाया, तो न्यू सेल्स बनाने की वजह से क्या हुआ, जो पुराना सेल था वो तो मर गया, वो खत्म हो गया, बट जो न्यू सेल है वो क्या काम करेगा, जो पहले वाला काम कर रहा था वो भी वही काम करेगा। सो द सेल हैज अ डिफाइनेड लाइफ स्पैन, सेल की एक डिफाइनेड लाइफ स्पैन होता है, सेल हमेशा नहीं रहता, वो सेल खत्म होता ही होता है न्यू सेल्स आने के बाद। सो इफ दे डू नॉट डाई, अगर वो नहीं मरा तो क्या होगा, तो ट्यूमर हो जाएगा, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ये सब चीजें होती है। सो in many animal cells, cell division usually stops when cell come in contact with neighboring cells. This process is called contact inhibition. कभी कभी क्या होता है एनिमल्स में जो है सेल जो है वो खत्म होना रुक जाता है, क्यों? कभी कभी वो क्या होता है नेबरिंग सेल्स के साथ जुड़ जाता है आके, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट इनिबिशन। इनिबिशन मतलब रोकना, वो उसे खत्म होने से रोकता है जब वो दूसरे सेल्स के साथ टाइप हो गया, कॉन्टेक्ट में आ गया। सो इससे क्या बन जाता है, कैंसर सेल। कैंसर सेल लूज दिस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोल्ड। अब कैंसर कैसे होता है, जब हम बोलते हैं कैंसर क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसे एक टाइम के बाद खत्म होना ही था, बट अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, कैंसरस सेल्स बनाएगा, जिसके मैंने बोला ट्यूमर सेल्स, तो सेम कैंसरस सेल्स बनाने लग जाएगा। सो प्लांट, अब जैसे कि ट्यूमर और कैंसर की हमने बात की, अब प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट सेल ग्रो डिफरेंशियली ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, प्लांट डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनिबिशन एंड फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। एनिमल्स में क्या था, सेल वॉल नहीं होती तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन किसी न किसी तरीके से हो जाता था, बट प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट का जो सेल वॉल है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, तो उससे क्या होगी, कॉन्टेक्ट इनिबिशन तो नहीं होगी। Cells are extremely tiny, produce energy, synthesize and secrete substances divided to form new cells, work together and to main proper. अगेन वही चीजें हैं कि सेल्स जो बहुत छोटे होते हैं वो सारे सेम काम करते हैं, एक सेल जाएगा तो न्यू सेल आएगा, सेम काम करेगा। सो सेल्स की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो इसी के साथ होता है आपका आज का ये चैप्टर फिनिश। चैप्टर मैंने आपको 2 पार्ट्स में करवाया था, एक प्रीवियस वीडियो में, एक इस वीडियो में। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म हुआ। इसके अलावा अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।